हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक पीएसयू बैंक के बारे में। अगेन पीएसयू बैंक्स में सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी गुंजाइश बचती है। और यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब हम किसी भी स्टॉक को डिस्कस करें तो रिलेटिव टर्म्स को हमें समझना चाहिए, उसको हमें ध्यान रखते हुए चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ जब अच्छे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं सारे पीएसयू बैंक्स में और स्टॉक्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो हमें थोड़ा-सा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ऊँचे प्राइस पर किसी स्टॉक को ना परचेज़ कर लें। अब ये जो काफ़ी ऊपर का प्राइस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फंडामेंटल से या टेक्निकल से या वैल्यूएशन से सिर्फ़ इन चीज़ों से अफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से अफ़ेक्ट होता है। तो सारी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन बनाकर देखना इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम एक जनरल इम्पोर्टेंट बात करें पीएसयू बैंक्स की, तो हम यहाँ पर अगर एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई में हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू है एक क्वार्टर का। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 19,000 करोड़ है। सो 1 लाख के ऊपर 19,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट का मतलब है 19% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन होना, यानी कि जितना रेवेन्यू है उसका 19% नेट प्रॉफिट का होना। जनरली जब बैंक्स अच्छा कर रहे होते हैं और अच्छा करने की आगे प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होती है, तो 20% का गेन आता है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ये पीएसयू बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर अच्छे बैंक्स हैं यहाँ पर ये 20% से भी ज्यादा आता है। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करने लगे, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं, वहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो 13,000 करोड़ की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4,400 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आना, ये ऑलमोस्ट 33-34% के आसपास है, ना कि 20%। तो सरकारी बैंकों में 20% आता है जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं, और अच्छी उससे भी ज्यादा आने की गुंजाइश होती है। तो एसबीआई यहां से और अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 20% तक का एक बेंचमार्क रखा जाता है। अभी अगर हम यहाँ पर जैसे हमने एसबीआई का केस देखा है, एसबीआई में 19% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। सेम ही यहाँ पर इंप्रूवमेंट नजर आती है अगर हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में अभी ये जो मार्जिन है, जैसे 28,000 करोड़ के कंपैरिजन में 4,400 करोड़ है। दिस इज मोर देन 15%। तो 16% के आसपास का ये हमारा मार्जिन आता है। और अगर ये 5600 करोड़ हो जाए तो ये 20% मैच हो जाएगा। तो ये लगातार बढ़ता हुआ है उसी डायरेक्शन में। जैसे पहले अगर हम देखें तो ये 10% के आसपास था। मार्च में अगर हम देखें कि 19,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था और 2,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट था, तो 11% के आसपास था, लेकिन बढ़ते हुए ये 16% के आसपास तक पहुंच गया है। अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो वहां पर भी काफी इंप्रूव हो गया है, और ये 27,000 करोड़ के कंपैरिजन में 3,800 करोड़ है। 10% होता तो 2,700 करोड़ होता, लेकिन यहाँ पर 15% पहुंच गया है। और अगर हम यहाँ पर इंडियन बैंक की बात करने लगे तो वहां पर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, और ये 13% के आसपास है। ये लगातार बढ़ रहा है। अब अगर हम बैंक ऑफ इंडिया, जिस स्टॉक की हम अभी बात कर रहे हैं, वहां पर अगर देखा जाए, देन दिस इज ऑलमोस्ट 11% ओनली। 14,400 करोड़ के कंपैरिजन में यहाँ पर 1,500 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है, विच इज 10% प्लस समथिंग। 11% भी पूरा नहीं है। अब अगर ये 20% तक जाता है, आप ध्यान से समझना इस बात को, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर ही चला जाता है जब भी हम किसी स्टॉक में यहाँ पर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, बाइंग करने की हम बात करते हैं। तो जब बाइंग करने की बात करें तो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं मानना किसी भी स्टॉक को। यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सरकारी बैंक अच्छा करते हैं तो कितना परसेंट तक का नेट प्रॉफिट आता है, और अगर वो नेट प्रॉफिट आ जाए नेक्स्ट 1 ईयर तक में भी, तो उसके बेस पर वैल्यूएशन क्या बैठती है। तो यहाँ पर अगर ये 1,500 करोड़ रुपीस का अभी नेट प्रॉफिट है, 14,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर रेवेन्यू है, एक साल बाद अगर रेवेन्यू जिस तरीके से यहाँ पर ये ग्रोथ है अगर देखा जाए, तो मैं बात करता हूं 1 ईयर, अब 1 ईयर के बाद यहां पर नेट प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेशन करने की हम बात कर रहे हैं। तो 14,000 करोड़ में अगर 20% का हम यहां पर एप्रिसिएशन लगाया जाए, तो यहां पर 3,000 करोड़ रुपीस हम ऐड कर लेंगे, तो 17,500 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू आती है। 17,500 करोड़ रुपीस के बेस पर अगर 20% का नेट प्रॉफिट है, तो ये 3,750 करोड़ रुपीस होता है। और अगर इसको पूरे साल का निकाला जाए, क्योंकि ये 1 क्वार्टर का है, देन दिस इज 28,000 करोड़ रुपीस।
नॉट 28,000 करोड़ रुपीस बल्कि 14,000 करोड़ रुपीस, क्योंकि 3,750 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 15,000 करोड़, एग्जैक्टली 15,000 करोड़ रुपीस। और अगर 15,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बैठता है जो अभी सिर्फ 4,750 करोड़ रुपीस का है, अब बात आती है विवेक भाई इतना भी नेट प्रॉफिट बढ़ते हैं क्या? तो इतने नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं और कैसे नहीं बढ़ते हैं? आप एसबीआई का खुद का भी अगर एग्जांपल ले लोगे कि 2 इयर्स बैक इनका नेट प्रॉफिट कितना था, 21,000 करोड़ रुपीस का था, अभी 70,000 करोड़ रुपीस है। 3 इयर्स में 20 से 70,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट होना 3 टाइम्स होना। सेम सिचुएशन बाकी सरकारी बैंकों में भी ऐसा ही होना है यहाँ पर, क्योंकि सेम ही पॉलिसीज को रेप्लिकेट किया जाता है जिससे सेम प्रॉफिट आ सके परसेंटेज टर्म्स में। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट निकल कर आता है अगर हमारी रेवेन्यू 20% से 1 ईयर में इंक्रीज कर जाए। अभी तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, हम तो जून क्वार्टर के बेस पर ही बात कर रहे हैं। तो 17,500 करोड़ के बेस पर यहाँ एक क्वार्टर का रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट 20% आए तो 3,750 करोड़ रुपीस, और उसके बेस पर अपना साल का नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़। अभी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? दैट इज ओनली 40,000 करोड़ रुपीस। तो अगर 15,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट होता है और अभी मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपीस की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 के पीई पर है। अगर हम इसको 6 का पीई भी दे दें तो 15,000 करोड़ रुपीस से नेट प्रॉफिट के बेस पर 6 का पीई 90,000 करोड़ रुपीस बैठता है, और 90,000 करोड़ रुपीस अगर ये जाता है तो यहाँ से 2.5 टाइम्स के आसपास, 2.25 टाइम्स के आसपास का यहाँ से ग्रोथ होता है, यानी कि शेयर प्राइस उतना हो जाएगा। अब बात एक और आती है कि विवेक भाई क्या हम पीई के बेस पर इन सरकारी बैंकों को देख सकते हैं? अगर हम सरकारी बैंकों को पीई के बेस पर नहीं भी देखते हैं, वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि जब तक कोई भी कंपनी सर्वाइवल के क्वेश्चंस पर होती है तो वहां पर बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, और जैसे ही वो सर्वाइवल से ऊपर निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पर आ जाती है तो वहां पर पी रेशो के बेस पर उसको स्विच कर दिया जाता है। तो हमें यहां पर भी इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू को ही देखने लगे तो करंट में जो बुक वैल्यू है दैट इज 147 रुपीज, एंड करंटली स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 99। तो बुक वैल्यू तक तो ऐसे ही चली जाती हैं ये चीजें, लेकिन 1 ईयर में क्या बुक वैल्यू सेम रहने वाला है? 147 ही रहेगा? नो, बुक वैल्यू लगातार यहां पर बढ़ेगा। कैसे? कि 15,000 करोड़ रुपीस का जब नेट प्रॉफिट होगा तो वो कितना बुक वैल्यू ऐड करेगा? जब 1500 करोड़ पर 3.8 रुपीस का अर्निंग पर शेयर है, इतनी बुक वैल्यू बढ़ती है, तो जब ये 10 टाइम्स होगा तो ये बुक वैल्यू 38 रुपीस से बढ़ जाएगी, और बुक वैल्यू 38 रुपीज से बढ़ने पर यहाँ पर 185 हो जाएगी, यानी कि 99 से 185 होना ऑलमोस्ट डबल होता है ये। सो 80% के आसपास का यहाँ से उछाल नजर आता है बुक वैल्यू का, अगर हम ये सीक्वेंस देखने लगे। अब 1 ईयर कितना होता है? 1 ईयर में अगर 70-80% हमारा कोई भी स्टॉक रिटर्न दे दे तो उसको एब्सोल्युटली फंटेस्टिक रिटर्न कहते हैं। मींस ये इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बहुत अच्छा रिटर्न कहते हैं और बहुत अच्छा गेन कहते हैं। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी इस चीज को सपोर्ट करते हुए आना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहां अगर हम देखें तो एक बहुत मीन्स अच्छा सा एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। सो दिस वाज द कप एंड दिस इज द हैंडल एंड दिस इज वन मोर हैंडल। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न है। यहां से ब्रेकआउट भी आया, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, और ब्रेकआउट के बाद में यहां पर कंफर्मेशन भी आया ब्रेकआउट कैंडल का। सो दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल जो होती है उसका जो टॉप बनता है उससे ऊपर एक बार क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ, तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, और उसके बाद में क्योंकि निफ्टी पिछले कुछ टाइम में लगातार नीचे रही है, उसके चलते पूरी मार्केट डाउन आई है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी के इस चार्ट को देखें तो निफ्टी यहां से लगातार नीचे आई है, इसी के चलते यहाँ पर सारे स्टॉक नीचे आए हैं। तो जो गिरावट हमने देखी जो बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर नजर आती है, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा क्योंकि बीच में मैंने स्पेस दिया, और स्टॉक पर जाते हैं तो ये सीधा स्टॉक ले आएगा। यस, सो वापस से जब हम बैंक ऑफ इंडिया पर आते हैं यहाँ पर चार्ट पर, तो जो हमने ड्राइंग यहाँ पर बनाई थी वो आ जानी चाहिए वापस से। नहीं आएगी तो हम दोबारा से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कंट्रोल Z यहाँ पर प्रेस कर दिया था। वापस से अगर हम देखें तो दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द वन मोर हैंडल। मैं इसको थोड़ा सा अगर सफाई से बनाऊं, क्योंकि हम में से काफी लोग थियोरिटिकल होते हैं, वो कह सकते हैं विवेक भाई
ये प्रॉपर नहीं बना, तो ये प्रॉपर ही है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न एंड अगेन देयर वाज द ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ उससे नेक्स्ट कैंडल पर। उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट आई ये निफ्टी के चलते आई थी, और जब ओवरऑल मार्केट की वजह से कोई रिट्रेसमेंट आए तो हमें समझ जाना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है। अब अगर हम इसका एक टेक्निकल टारगेट निकालते हैं, जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, हमने उसको पिक किया और उसको ब्रेकआउट लेवल पर लगाया, सो 170 इज द टारगेट दैट कम्स एंड करंटली स्टॉक प्राइस इज 99। अब 99 से 170 तक अगर हम लेते हैं तो ये 71% का यहाँ पर उछाल नजर आता है। और 1 ईयर का अगर हम टाइम लें और जो हमने यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की उन सबको यहाँ पर कंसिडर भी करें तो भी 170 से ज्यादा यहाँ पर बुक वैल्यू नजर आती है। यानी कि बुक वैल्यू फाइनेंशियल्स के बेस पर, फंडामेंटल के बेस पर 170 तक पहुंचता हुआ, उससे ऊपर पहुंचता हुआ नजर आता है। साथ में टेक्निकल भी जो चार्ट पैटर्न है वो 170 तक ही नजर आता है। और यहाँ अगर आप टेक्निकल चार्ट में देखोगे एक और चीज, जब भी मैंने बहुत बार बताया कि जब कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बने, कप विद हैंडल पैटर्न कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब ये एक से ज्यादा हैंडल्स हों। यानी कि दिस वाज द कप एंड दिस इज द हैंडल, और उसके बाद में वन मोर हैंडल, और उसके बाद में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का आना, ब्रेकआउट का कंफर्म होना और मार्केट की वजह से रिट्रेसमेंट होना और सेम प्राइस पर ये मिलना। तो यानी कि जितने भी सारी कंडीशंस हमारे फेवर में हो सकती हैं, टेक्निकली सारी कंडीशंस हमारे फेवर में हैं, और उसी हिसाब से यहां पर सारी कंडीशंस फंडामेंटली भी हमारे फेवर में हैं। और जहां तक हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट हैं वो ऑलरेडी पीक हो चुके हैं, इन्फ्लेशन ऑलरेडी पीक आउट हो चुका है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होंगे। वैसे तो एक बार भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो एक बार हो जाए तो अगर हम 1 ईयर का टाइम फ्रेम लेकर चले तो सारी चीजें हमारे फेवर में है। बट स्टिल जो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ये एजुकेशनल हैं, ना मैं आपको रिकमेंड करने के लिए बोल रहा हूं और ना ही मुझे आपको इस वीडियो बनाने के आपसे मैं कोई पैसे चार्ज कर रहा हूं, ना ही इस वीडियो को अलग से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। एवरीथिंग इज फ्री हियर। सो ये फ्री सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ही है। लेकिन जब चीजें साफ साफ नजर आए तो वहां कन्विक्शन मेरी बढ़ जाती है, और शायद वीडियो बनाने में वो कन्विक्शन आपको नजर आए तो उसका मतलब उसको रिकमेंडेशन नहीं मानना है। यहां पर आपने अपने हिसाब से ट्रेड करना है। मेरे हिसाब से जब भी आप एनालाइज करो चीजों को, इस तरीके से बाकी कंपनीज के साथ कोरिलेट करके करो, बैक टेस्ट करके करो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रेवेन्यू के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट देते हैं, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितना देते हैं, उनमें जो मार्केट लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सेम सेक्टर की जो बड़ी कंपनीज हैं वो कैसी कर रही हैं, क्योंकि वही चीजें जो उससे थोड़ी सी छोटी कंपनीज हैं वहां पर रेप्लिकेट होती हैं, सेम पॉलिसीज को वो यहाँ पर फॉलो कर पाते हैं, जिससे सेम परसेंटेज गेन उनको मिल सके। इकोनॉमिक सिचुएशंस अच्छी हैं और हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो मेरे हिसाब से क्या मीन्स एवरीबडी इज सेइंग दिस नाउ। जो मिनिस्ट्री है या प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं या फिर जो बिग साइज फंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आईएमएफ है, कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं, उस चीज की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। काफी चीजों को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान देने की जरूरत है। जैसे दिल्ली गुड़गांव जो एरिया है वो बिल्कुल गैस चैम्बर बना हुआ है पोल्यूशन के चलते। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसको कैपिटल करार करना बंद कर देना चाहिए। और एक शर्मनाक सिचुएशन की एक ट्वीट सारे मंत्रालय की तरफ से भी आनी चाहिए कि जिस सिटी में सारे मंत्रालय हैं वहां पर पोल्यूशन का इतना बुरा हाल होना एक शर्मनाक और दयनीय एक सिचुएशन है। यहाँ पर सबको शर्म आनी चाहिए इस बात पर, मेरा कहना यह है एक भारत का नागरिक होने के नाते। अदरवाइज यहाँ पर अमीर लोग रुकेंगे नहीं, और फिर जो गरीब से अमीर होता रहेगा वो भी यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। बहुत बार ख्याल मेरे भी मन में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज है कि इस देश को ग्रो होता हुआ साथ में देखेंगे, सारी चीजें इंप्रूव होता हुआ देखेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पर बीमार होना शुरू होते हैं लोग जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन, तो वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन गंभीर हो जाती है। कहने का मन भी करता है लेकिन कहते भी नहीं है कि कह के कुछ रखा भी नहीं है। बट यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है, अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो जिस सरकार से, उस सरकार को वोट मत दो। बड़ा सिंपल सा एक कहना है। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप देखो कहाँ कहाँ किस किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, रीजंस क्या है, वहाँ किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है। और अगर उन्हीं गवर्नमेंट को फिर से वोट देते हो तो फिर अपने आप को
देशभक्त कहना बंद कर देना चाहिए हमें। फिर हम अलग ही डायरेक्शंस में हैं। आप समझदार हो मैं क्या कह रहा हूँ। मीन्स जो सरकार हमारे लिए काम नहीं कर सकती उसको वोट देना अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। एनीवेज ये वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं तो उस चीज को भी यहाँ पर अनछुआ नहीं रख सकते। अंदर से इमोशंस आते हैं, निकल जाते हैं। आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। यहाँ पर से शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, खुद भी सब्सक्राइब करना है, उनको सब्सक्राइब कराना भी है, फैमिली को बड़ा बनाना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।